हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहाँ एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो था, चाहे वो ट्रैप डोर मैकेनिज्म के बेसिस पे हो रहा था या सुडोपॉपुलेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे हो रहा था, ठीक है, या पिस्टन मैकेनिज्म के बेसिस पे हो रहा था, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म के बेसिस पे हो रहा था, तो वो सारी जो मैकेनिज्म थे वो एंटोमोफिली पॉलिनेशन का था। ठीक है, इन टुडे वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस some other pollinations like ornithophily pollinations, like Chiropterophily pollination, like Myrmecophily pollination, Malacophily pollination, Ophiophily pollinations basically। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे स्नेल्स हैं, चाहे स्नेक है, ठीक है, चाहे वो एंट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी पॉलिनेशन परफॉर्म करती हैं, जिनकी अलग अलग मैकेनिज्म है, जो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है, कि जब पॉलन ग्रेन्स होंगे दे लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, तो वहां उनके बीच में क्या इंटरेक्शन चलता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में बेसिकली। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ इनकम्पेटिबिलिटी को भी हम डिस्कस करेगा कि इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है पॉलन पिस्टिल के बीच में बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक्स है, ठीक है, टू रिमूव आउट द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उसने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज किया था, तो उस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ दो टेक्निक भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इमास्कुलेशन एंड सेकंड इज द बैगिंग बेसिकली। लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollination, another different types of pollination basically। Ornithophily pollination, Chiropterophily pollination, Malacophily pollination, इसके अलावा मर्मेकोफिली पॉलिनेशन, एंड ऑफियोफिली पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ इनके जो एग्जांपल्स होंगे वो थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन किसके थ्रू होता है और उसके एग्जांपल क्या क्या है यहाँ पे। तो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन जो है इट अकर बाय बर्ड्स, बेसिकली, या तो क्रो या सनबर्ड या हमिंग बर्ड या पैरट या माइना। ठीक है, इसके अलावा बुलबुल भी है, बुलबुल एक्सेट्रा। तो ये वो बर्ड्स हैं जिनके थ्रू वो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन होता है। अब बात आता है कि जो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। तो ये फ्लावर्स जो होंगे जिनके अंदर ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन होता है, ठीक है, दे आर रिच इन नेक्टर, ठीक है, एंड हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक, एज वेल एज दे आर ब्राइट इन कलर। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। दूसरा थिंग कि यहाँ जो नेक्टर है दे आर मेड अप ऑफ शुगर्स, वो शुगर्स के बने हुए। तो बर्ड्स के लिए वो क्या है, एक स्वीट ड्रिंक प्रोवाइड करता है, एज ए स्वीट ड्रिंक प्रोवाइड करता है बर्ड्स के लिए बेसिकली। तो कई बार पूछ लेता है व्हाट डू मीन बाय स्वीट ड्रिंक, तो वहां पे स्वीट ड्रिंक्स जो है दे आर द नेक्टर्स बेसिकली। ठीक है, क्यों नेक्टर जो है दे आर मेड अप ऑफ शुगर्स बेसिकली। ठीक है, द फ्लावर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यहाँ पे फ्लावर्स की। ब्राइट कलर के होंगे, ब्राइट इन कलर, रिच इन pollen grains and nectar बेसिकली। ठीक है, तो नेक्टर्स आर मेड अप ऑफ sugars which provides
sweet drink to the birds, drink to birds बेसिकली उन बर्ड्स के लिए क्या है वो स्वीट ड्रिंक प्रोवाइड करने का काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात आता है कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर वो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन होता है। तो द प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ प्लांट इन विच द ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन विल अकर। एरिथ्रीना, इसको कोरल ट्री भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। एरिथ्रीना कोरल ट्री भी बोलते हैं इसको, ट्री। कैलिस्टेमोन इसको हम बोटल ब्रश ट्री भी बोलते हैं, बोटल ब्रश ट्री भी बोलते हैं बेसिकली। इसके अलावा बिग्नोनिया अगेव ब्यूटिया मोनोस्पर्मा and bombax. So they are the example of ornithophily pollination plant जिनके अंदर pollination होता है by birds basically, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए हम ऐसे भी इसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं, एक बाबू बॉम बेसिकली, एक बाबू बॉम। तो यहाँ पे एक में तो एरिथ्रिया हो गया, ई तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिस्टेमोन को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बिग्नोनिया को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अगेव को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, ठीक है। बी यू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को एंड बॉम रिप्रेजेंट कर रहा है बॉम्बैक्स को बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज द सिरपटेरोफिली पॉलिनेशन बेसिकली। तो सिरपटेरोफिली पॉलिनेशन जो है इट अकर बाय द बैट, ये बैट के थ्रू होगा बेसिकली। इट अकर बाय बैट, हेयर फ्लावर्स आर रिच इन नेक्टर से भरे हुए, रिच इन नेक्टर बेसिकली। एग्जाम्पल किस किस के केस में सिरपटेरोफिली पॉलिनेशन होता है या बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो केजेला पिन्नेटा सॉसेज ट्री भी बोलते हैं इसको, ट्री, ठीक है। इसके अलावा एंथोसिफेलस इसको हम कदम भी बोलते हैं बेसिकली, कदम, ठीक है। एम मूसा इन बनाना मूसा। एडेंसोनिया एंड बहुनिया, ठीक है। तो इनके केस में हमें क्या है, ये बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मिलता है किजेला पिन्नेटा, एंथोसिफेलस, मूसा, एडेंसोनिया एंड बहुनिया। इनको याद करने के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, काम अप। तो काम में के तो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किजेला पिन्नेटा को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंथोसेफेलस को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मूसा को, ए में ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडेंसोनिया को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बहुनिया को बेसिकली। तो दे आर द एग्जांपल ऑफ सिरपटेरोफिली पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेशन बाय बैट बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेलेकोफिली पॉलिनेशन। और मेलेकोफिली पॉलिनेशन जो है इट इज पॉलिनेशन अकर बाय द स्नेल्स बेसिकली, ठीक है। Pollination occur by the snails. Melacophily pollination. Pollination occur by snails basically. Snails. ठीक है। तो ये किस किस के केस में हमें snails के थ्रू पॉलिनेशन मिलेगा, ऑर्किड के केस में, ठीक है। इसके अलावा क्राइसेंथेमम के केस में भी मिलेगा, एरोड्स के केस में भी मिलेगा बेसिकली।
एग्जाम्पल ऑर्किड, ऑर्किड, ठीक है। इसके अलावा क्राइसैंथेमम, इसके केस में मुझे स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन मिलेगा। एरोड्स, इनके केस में भी मुझे स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन मिलेगा और मेलाकोफिली पॉलिनेशन मिलेगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनेशन इज मर्मेकोफिली पॉलिनेशन। मर्मेकोफिली पॉलिनेशन इन द सेंस अगर एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है, या टर्माइट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो द पॉलिनेशन इज नोन एज द मर्मेकोफिली पॉलिनेशन बेसिकली, ठीक है। इट इज पॉलिनेशन बाय एंड्स और टर्माइट्स। जो टर्माइट्स होंगे उनके थ्रू और एंड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो मर्मेकोफिली पॉलिनेशन बेसिकली। अब इसके एग्जांपल किस किस के केस में ये मर्मेकोफिली पॉलिनेशन मिलता है, ठीक है। तो एग्जांपल इज प्रोसोपिस, बेसिकली एग्जांपल इज प्रोसोपिस, ठीक है। इसके अलावा अकेसिया, अकेसिया के अलावा मैंगो, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं पाम। तो पाम में P इज प्रोसोपिस, A इज अकेसिया, M इज मैंगो बेसिकली, ठीक है। तो पाम रिप्रेजेंट द पॉलिनेशन बाय एंड्स और टर्माइट्स विच इज नोन एज द मर्मेकोफिली पॉलिनेशन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफियोफिली पॉलिनेशन। तो ऑफियोफिली पॉलिनेशन जो है इट अकर बाय द स्नेक, ठीक है। तो यहाँ जो एरिसेमा होंगे वो एरिसेमा स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑफियोफिली पॉलिनेशन इट इज पॉलिनेशन बाय स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो एग्जाम्पल जैसे एरिसेमा, ठीक है, एरिसेमा इसके अंदर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जूफिली पॉलिनेशंस था। अब चाहे एंटोमोफिली था या फिर ऑर्निथोफिली या चिरप्टेरोफिली या मेलाकोफिली, मर्मेकोफिली और ऑफियोफिली पॉलिनेशंस बेसिकली। तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है, एग्जांपल्स अच्छे से याद होना चाहिए एज वेल एज कौन पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है। पूछ लेता है वहां पे स्नेक के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आंसर विल बी द ऑफियोफिली पॉलिनेशन। ऐसे पूछ लेगा कि वो टर्माइट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो आंसर विल बी द मर्मेकोफिली। पूछ लेता है कि मैंगो के केस में पॉलिनेशन कौन सा पॉलिनेशन होता है तो आंसर विल बी द मर्मेकोफिली पॉलिनेशन। तो दिस ओवरऑल वाज द पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमने अभी तक जो डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन देखे थे, चाहे वो एंटोमोफिली पॉलिनेशन था या फिर मर्मेकोफिली पॉलिनेशन था या फिर फैक्टर्स जो थे पॉलिनेशंस के, ठीक है। तो उस पॉलिनेशन इवेंट के बाद जो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे दे रीच टू द स्टिग्मा और दे रीच टू द फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट पे या स्टिग्मा पे उन पॉलन ग्रेन्स का एक्सेप्ट होना या उन पॉलन ग्रेन्स का रिजेक्ट होना, ठीक है, ये टोटली जेनेटिक और केमिकल फैक्टर्स का मैकेनिज्म है, ठीक है। और उस मैकेनिज्म के बाद या फिर उसके एक्सेप्टेंस के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होगा इट गेट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है। इट causes the elongation of pollen tube, it causes the entry of pollen tube in embryo sac and ultimately lead to the fertilization। तो यहाँ पॉलिनेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि उस स्टिग्मा के ऊपर एक राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स लैंड करे या फिर एक रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स लैंड करे बेसिकली, ठीक है। राइट टाइप क्योंकि नेचर ओपन है तो कोई जरूरी नहीं है कि पपाया के स्टिग्मा के ऊपर सिर्फ पपाया का ही पॉलन ग्रेन्स लैंड करे, उसके ऊपर ब्रिंजल का पॉलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकता है, उसके ऊपर मैंगो का पॉलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होगा ना उसका कोई गारंटी नहीं है कि उस स्टिग्मा के ऊपर डेफिनेटली उस राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स ही लैंड करे बेसिकली, ठीक। दूसरा थिंग कि यहाँ पॉलन ग्रेन जो है वो सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकते हैं, वो अदर स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ दो टाइप के पॉलन ग्रेन्स होंगे, एक को तो बोलते हैं हम राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स और दूसरे को बोलते हैं हम रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स। ऐसे पॉलन ग्रेन जो उस फैमिली से बिलोंग करते हुए
या उसी प्लांट से बिलोंग करते हुए हों, जो जर्मिनेट होके नहीं फर्दर फर्टिलाइजेशन को लीड करें, उनको तो हम बोलते हैं कंपैटिबल और राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स। लेकिन ऐसे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो फर्दर ना तो जर्मिनेट हो उस स्टिग्मा के ऊपर और ना ही वो एलोंगेशन परफॉर्म करे पॉलन ट्यूब पर, और ना ही फर्टिलाइजेशन को लीड करे, तो सच पॉलन ग्रेन्स आर कंसीडर्ड एज द रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है रिकॉग्निशन और रिजेक्टेंस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द स्टिग्मा, ठीक है, तो वो स्टिग्मा की प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि जो पॉलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक्चुअली में इंटरेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि अगर राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स के अंदर इंटरेक्शन है पॉलन पिस्टिल का, ठीक है, तो इट विल लीड टू द फर्टिलाइजेशन, वो जर्मिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन खोज करेगा बेसिकली। नेक्स्ट इज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बेसिकली इंटरेक्शन, वो स्टिग्मा का एक एबिलिटी है कि पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ठीक है। तो पॉलिनेशन does not any guarantee to transfer the right type pollen grains, transfer the right type pollen grains basically, pollen grains on stigma, often pollens of wrong type either from other species or from the same plant, या फिर वो सेम प्लांट पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबल बेसिकली, ऑल्सो लैंडेड on stigma basically, still having ability to recognize whether the pollen grains pollens are wrong type or right type, or wrong type ठीक है। तो उस पिस्टिल के पास वो पावर होता है रिकॉग्नाइज करने का कि वो रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन से या फिर वो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन से। रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स जो कि उस स्टिग्मा के ऊपर या उस पिस्टिल के ऊपर जर्मिनेट नहीं होंगे, जर्मिनेट होकर एलोंगेशन नहीं करेंगे पॉलन ट्यूब का, एज वेल एज किसी टाइप से वो फर्टिलाइजेशन को भी लीड नहीं करेंगे, दस दे डू नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन बेसिकली। तो सच पॉलन्स आर द रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। बताया ना कि अगर पपाया की स्टिग्मा के ऊपर अगर ब्रिंजल का या फिर मैंगो का पॉलन ग्रेन्स आके नहीं लैंड कर जाता है तो वो उसको जर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। तो उस टाइप के हम पॉलन ग्रेन्स को बोलते हैं रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है ना उसकी कोई गारंटी नहीं होता है कि उसके ऊपर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो या फिर उसके ऊपर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स या तो अदर स्पीसीज से हो सकते हैं या फिर वो सेम स्पीसीज से भी हो सकते हैं या फिर सेम प्लांट के भी पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सेम प्लांट से अगर पॉलन ग्रेन्स हैं तो उनको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स बेसिकली, या फिर रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स। तो पिस्टिल जो होती है उस पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स और द
रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन्स बेसिकली। उसके रिकॉग्निशन करने की जो पावर है स्टिग्मा के या पिस्टिल के रिकॉग्नाइज करने की पावर जो है पोलन ग्रेन्स को, द पावर इज नोन एज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स लैंड किया उस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, तो दिस विल लीड टू द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, ठीक है, और कॉजेज द फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, और अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन्स लैंड किया है स्टिग्मा के ऊपर या पिस्टिल के ऊपर, ठीक है, तो दिस विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस विल नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन और द फॉर्मेशन ऑफ सीड बेसिकली। इफ द राइट टाइप पोलन ग्रेन्स transfer on the stigma, this will lead to the post pollination event basically. If wrong type pollen grains या right type pollen grains if right type pollen grains जिसको हम कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं, कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स pollinates the stigma, pollinates the stigma, the stigma, stigma. This will causes post pollination event, post pollination event basically, post pollination event, and lead to fertilization lead to fertilization and seed formation ठीक है, तो वो लीड करेगा सीड फॉर्मेशन। अगर वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स लैंड किया है उस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, उस पिस्टिल के ऊपर, ठीक है, तो उस पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन भी होगा एज वेल एज उसका एलोंगेशन भी होगा पोलन ट्यूब का, एंड फर्टिलाइजेशन को भी लीड करेगा। जब फर्टिलाइजेशन को लीड करेगा तो ऑल्सो लीड टू द सीड डेवलपमेंट बेसिकली। दूसरा थिंग, इफ द पोलन ग्रेन्स, if the wrong type pollen grains, if wrong type pollen grains land on the stigma, land on stigma or pistil, ठीक है, does not lead to the this will not lead to fertilization and seed formation इसका डेफिनेशन अगर दिया जाए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल, the ability of pistil to recognize the pollens, recognizes the pollens, followed by pollens followed by its acceptance or rejection is the result of pollen pistil interaction, ठीक है, तो उसको बोल रहे क्या,
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पिस्टिल का जो पावर है रिकॉग्निशन का, कि वो राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करके उसको जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए अलाउ करता है, जबकि रॉन्ग टाइप के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको रिजेक्ट आउट करने का काम करता है। तो दिस पावर या दिस मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड एज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मटेरियल। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन का कोई गारंटी नहीं होता कि उस पिस्टिल के ऊपर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स ही लैंड करे, उसके ऊपर रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकता है बेसिकली। तो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स अगर लैंड किया उसके ऊपर तो किसी टाइप से फर्टिलाइजेशन और सीड का डेवलपमेंट को प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, और जबकि अगर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स है तो स्टिग्मा उसको अलाउ करेगी जर्मिनेट करने के लिए, करने के लिए अलाउ करने के बाद उसको फर्टिलाइजेशन एज वेल एज सीड का फॉर्मेशन भी फर्दर प्रोसीड करेगा स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा का उन पॉलन्स को एक्सेप्ट करना और उनको रिजेक्ट आउट करना, द फिनोमेना इज नोन एज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बेसिकली। इट इज मीडिएटेड बाय genetic mechanism or some chemical factors produced by pollen grains as well as pistil basically. The pollen pistil interaction is due to the chemical and genetic components basically. Chemical and genetic component. Pollen pistil interaction is mediated by chemical component and genetic component of pollens interacting with pistil basically। ठीक है, तो वो जेनेटिक और केमिकल कंपोनेंट की वजह से उस पिस्टिल के पास वो पावर होता है कि वो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को तो एक्सेप्ट करता है, जबकि रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स को वो रिजेक्ट आउट करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो ओवरऑल मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो ये फिनोमेना होता कैसे, मैं उसको डायग्रामेटिकली हेल्प से आपको समझा रहा हूं। यहाँ ये सपोज स्टिग्मा है, दिस स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा जो है वो सपोज पपाया प्लांट का है भाई, पपाया प्लांट का स्टिग्मा है स्टिग्मा। ठीक है, तो इस स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन जो फिनोमेना होगा, उस पॉलिनेशन फिनोमेना के बेसिस पे पॉलन ग्रेन्स जो थे लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है, दिस पॉलन ग्रेन्स में भी राउंड टाइप पॉलन ग्रेन्स और दिस पॉलन ग्रेन्स में भी राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स बेसिकली। तो ये रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है और वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है बेसिकली, क्योंकि पॉलिनेशन जो है ना वो किसी टाइप से कोई गारंटी नहीं देता कि इस स्टिग्मा के ऊपर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन से लैंड करेगा। तो ये तो रॉन्ग टाइप पॉलन्स और ये राइट टाइप पॉलन्स ये राइट टाइप का पॉलन्स है। ठीक है, तो पॉलिनेशन फिनोमेना के बेसिस पे क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन्स ये क्या है, ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। तो अगर ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, दिस राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स इफ लैंड ऑन द स्टिग्मा, अगर ये इसके ऊपर लैंड करता है, ठीक है, तो ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन जो होगा इस स्टिग्मा के ऊपर, इन द सेंस राइट टाइप का है, अगर ये पॉलन ग्रेन्स भी पपाया का है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स भी किसका है, पपाया का अगर है ये पपाया का पॉलन ग्रेन्स अगर है ये, तो ये इस स्टिग्मा के लिए राइट टाइप है। ठीक है, इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि ये पॉलन ग्रेन जो होगा जब इस पपाया के स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेगा तो दिस स्टिग्मा विल अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन जो होगा वो अलाउ जर्मिनेशन। दूसरा थिंग, जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा पॉलन ट्यूब का। सेकंड थिंग, इलोंगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इलोंगेशन ऑफ
पॉलन ट्यूब। तो जब पॉलन ट्यूब का एलोंगेशन होगा तो ये पॉलन ट्यूब जो होगा उस ओव्यूल के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करने का भी काम करेगा। दिस इज ओवेरी, और ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल। ठीक है, तो अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स है तो ये पॉलन ट्यूब जो है फर्दर एलोंगेट होता जाएगा, और एलोंगेट होके नहीं दिस विल लीड टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल है, ओव्यूल। ठीक है, तो इस ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन से क्या होगा ना कि ये सीड का डेवलपमेंट करेगा, सीड। तो अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स है तो दिस विल लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड सीड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इट अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दूसरा एलोंगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, थर्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ovule basically, ovule, and lead to seed formation, वो सीड का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा है। कब? अगर वो पॉलन ग्रेन्स कैसा है, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज कंसीडर्ड एज द कंपैटिबिलिटी, उसको बोलते हैं हम कंपैटिबिलिटी बेसिकली। अगर ये फिनोमेना होते हैं और सीड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो फिनोमेना इज नोन एज द कंपैटिबिलिटी बेसिकली। दूसरा थिंग कि अगर वो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स, दूसरा वो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है। ठीक है, तो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स अगर है तो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स कब होगा? फर्स्ट केस कि ये पॉलन ग्रेन्स मैंगो का है, मैंगो का, ठीक है, और जबकि स्टिग्मा जो है पपाया का है, तब भी ये कैसा होगा? रॉन्ग टाइप का। ठीक है, तो अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स होगा तो ये पेस्टिल जो होगी उसको जर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, वो उसको रिजेक्ट आउट कर देगा। तो रिजेक्ट आउट कर देगा तो रिजेक्ट आउट हो जाएगा, तो ना तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ना तो पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, ना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, और ना सीड का डेवलपमेंट होगा। तो अगर ऐसा होता है द फिनोमेना इज नोन एज द इनकम्पैटिबिलिटी। इस फिनोमेना को तो बोला था क्या? कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। और अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स है, रॉन्ग टाइप पॉलन, not allowed to germinate, not allowed to germinate। दूसरा थिंग, no elongation of pollen tube, third thing, no fertilization, fourth thing, no seed formation, और वो सीड फॉर्मेशन को भी फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है इस पिस्टिल के ऊपर और इस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, तो ना तो उसका जर्मिनेशन होगा, ना उसका किसी टाइप से कोई एलोंगेशन होगा पॉलन ट्यूब का, और ना ही वो किसी टाइप से फर्टिलाइजेशन शो करेगा। तो दिस ओवरऑल केस इज कंसीडर्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी, उसको हम बोलते हैं क्या? इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रहे कि रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स अगर उस स्टिग्मा पर लैंड हुआ तो इट विल लीड टू द इनकम्पैटिबिलिटी इन द सेंस वो सीड का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? ना तो उसका जर्मिनेशन होगा, ना उसका फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा बेसिकली। ठीक है, तो कौन पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट होगा, कौन जर्मिनेट नहीं होगा, दिस विल डिटरमाइन बाय द पेस्टिल बेसिकली। तो पेस्टिल जो है ऐसा कैसे करती है? इट इज ड्यू टू द केमिकल और जेनेटिक फैक्टर्स बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ कंपैटिबिलिटी का तो क्या सिंपल समझ में आ गया, कंपैटिबिलिटी विल लीड टू द सीड फॉर्मेशन, बट इनकम्पैटिबिलिटी डज नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन। तो हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखना
तो इनकम्पेटिबिलिटी वो दो टाइप का होता है, या तो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है या फिर वो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, वो बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चन देता है कि इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डज नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेसिकली। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या ये स्टेटमेंट लिखना होगा वहां पे। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटी पहले समझ लें यार, इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है। तो इनकम्पेटिबिलिटी वो किसी टाइप से किसी सीड के फॉर्मेशन को अलाउ नहीं करता। ऐसा बोल सकते हैं इनकम्पेटिबिलिटी जो है ना वो रिजेक्शन है, रिजेक्शन ऑफ pollen grains by the pistil basically। इनकम्पेटिबिलिटी, रिजेक्शन ऑफ pollens बाय पिस्टिल, उस पिस्टिल के थ्रू pollens का रिजेक्शन, which do not lead to seed formation, वो किसी टाइप से सीड के फॉर्मेशन को लीड नहीं करता। तो इनकम्पेटिबिलिटी होगा वो दो टाइप का होगा, वन इज द इंटर स्पेसिफिक, और दूसरी होगी इंट्रा स्पेसिफिक बेसिकली। तो इंटर स्पेसिफिक जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको तो हम बोलते हैं कि टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी। बताया था ना कि पपाया के स्टिग्मा के ऊपर अगर मैंगो का अगर पोलन ग्रेन्स आया, ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग स्पीसीज, एक पपाया और एक मैंगो है, तो पपाया का पिस्टिल जो होगा ना उस मैंगो के पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, और यही रीजन होता है कि पपाया हमेशा पपाया फ्रूट सी डेवलप करता है, वो मैंगो फ्रूट डेवलप नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पपाया का जो पिस्टिल होगा ना उस मैंगो के पोलन ग्रेन्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको रिजेक्ट आउट कर देगा। तो मैंगो के पोलन ग्रेन से कभी भी पपाया का ओव्यूल जो होगा वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो इट इज द इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, इट इज इनकम्पेटिबिलिटी between two different species basically। ठीक है, दूसरा थिंग कि किसी रीजन बस अगर सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स ही सेम स्पीसीज की पिस्टिल के ऊपर रिकॉग्नाइज नहीं होते और सीड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते या उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, पोलन ट्यूब का एलोंगेशन नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो सच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंसीडर्ड एज द इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, और इसी को हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इट इज द इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज द इनकम्पेटिबिलिटी in same species। ठीक है, उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स उसी स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर अगर जर्मिनेट नहीं हो पाते तो द फिनोमेना इज नोन एज द इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, और इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसी को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो अपने ही पोलन ग्रेन्स अगर अपने ही स्टिग्मा को अगर पॉलिनेट ना कर पाए, जर्मिनेट ना कर पाए या फर्टिलाइजेशन ना कर पाए बेसिकली पिस्टिल को, द फिनोमेना इज नोन एज द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी दो टाइप से हो सकती है, इट इज ड्यू टू द पोलन पिस्टिल बेसिकली। ठीक है, तो अगर पोलन ग्रेन्स के बेसिस पे वो इनकम्पेटिबिलिटी हो रहा है, दिस इज नोन एज द गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी, और अगर वो पिस्टिल के बेसिस पे ऐसा हो रहा है तो दिस इज कंसीडर्ड एज द स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी।
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो मैकेनिज्म जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज द जेनेटिक, इट इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स और इट इज ड्यू टू द केमिकल फैक्टर्स बेसिकली। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, और इसको इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो चाहे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, चाहे वो सेल्फ स्टेरिलिटी है, या फिर वो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है इन विच द पोलन ग्रेन्स कांट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल बाय द जीन्स। इट इज द कंडीशन, it is the condition in which pollen grains unable to germinate या can't germinate on stigma, germinate on stigma उसके ऊपर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, एज वेल एज उनका पॉलिटिव एलुमिनेशन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा बेसिकली, और किसी टाइप से कोई सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अपने ही पोलन ग्रेन्स के थ्रू अगर अपने ही स्टिग्मा पोलन ओव्यूल्स अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, द फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली। ठीक है, तो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन्स के बीच में ऐसा होता है बेसिकली। दूसरा थिंग, दिस इज पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है इट इज पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। पेरेंटल ये जेनेटिकल है, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स controlled by genes बेसिकली, जीन्स। और ऐसे जीन्स जो कि उसको कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं एस टाइप जीन्स या एस जीन्स बेसिकली, जीन्स। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी is found in ठीक है। पिटूनिया एग्जाम्पल पिटूनिया, मलवा, थिया, विटिस, एप्पल एंड पैसीफ्लोरा इनके केस में हमें ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है। अच्छा, इन एग्जांपल को अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पीएमटी जैसे हम नॉर्मल बोल देते हैं प्री मेडिकल टेस्ट, तो यहाँ पे पीएमटी जो है, इस पीएमटी में पी इंडिकेट्स द पिटूनिया, एम इंडिकेट्स द मलवा और टी इंडिकेट्स द थिया बेसिकली। जबकि बीएपी ऐसे ही कर सकते हैं, बी ए और पी, जैसे बीआईपी होता है वैसे यहाँ क्या है बीएपी। ठीक है, पीएमटी बीएपी, बी में मतलब ये तो विटिस है, ए एप्पल है और पी जो है यहाँ पे पैसीफ्लोरा है। ठीक है, तो द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी विल फाउंड इन केस ऑफ द पीएमटी बीएपी लाइक पिटूनिया, मलवा, थिया, विटिस, एप्पल और पैसीफ्लोरा बेसिकली। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म associated with interaction of pollen and
pistil vesicle. Self incompatibility. It is a complex mechanism. It is a complex mechanism associated with interaction of pollen and pistil. उसके इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। कौन? ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो मैकेनिज्म होगा। तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो मैकेनिज्म है, इट इज टू टाइप्स। वन इज स्पोरोफिटिक, सेकंड इज द गैमेटोफिटिक। नेक्स्ट, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी is two type. अगर पिस्टिल के बेसिस पे, एस्टिग्मा के बेसिस पे होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो उसको तो बोलते हैं स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली। और अगर वो जेनेटिक फैक्टर्स और पोलन ग्रेन्स के बेसिस पे होता है तो उसको बोलते हैं हम गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली। ठीक है, इट इज टू टाइप। फर्स्ट इज स्पोरोफिटिक and second is gametophytic incompatibility। तो ध्यान रखना, स्पोरोफिटिक जो इनकम्पेटिबिलिटी है, इट इज ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ या जीनोटाइप ऑफ पिस्टिल बेसिकली या स्टिग्मा, जबकि गैमेटोफिटिक जो है इट इज ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स बेसिकली। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक इट इज इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज इनकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर और जीनोटाइप उसको बोल सकते हैं, और जीनोटाइप ऑफ स्टिग्मा बेसिकली स्टिग्मा, उसके जीनोटाइप के बेसिस पे अगर इनकम्पेटिबिलिटी होता है तो स्पोरोफिटिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा उसका सेल जो है वो डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, और डिप्लॉयड सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोसाइट बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉयड जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफाइट बेसिकली, जबकि हैप्लॉयड जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ अगर पोलन ग्रेन्स के बेसिस पे अगर वो इनकम्पेटिबिलिटी हो रहा है तो इट इज द गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो गैमेटोफिटिक जो है इट इज ड्यू टू द जीनोटाइप्स और जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। इनकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर और जीनोटाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स बेसिकली, और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ठीक है, तो ये दो टाइप की थी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एक तो स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। ध्यान रखना कि अगर पोलन ग्रेन्स के बेसिस पे अगर इनकम्पेटिबिलिटी हो रहा है तो दिस इज द गैमेटोफिटिक। ठीक है, इसको हम GSI भी बोलते हैं, GS और I, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जबकि स्पोरोफिटिक को हम SSI भी बोलते हैं, S और I, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जबकि GSI इज द गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होगा दिस डू नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन। तो ओवरऑल इनकम्पेटिबिलिटी डू नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन। व्हाई इट इज नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन? ड्यू टू
First is does not allow the germination of pollen grains on stigma. Second thing, does not allow the elongation of pollen tubes. Third thing, does not allow the entry of pollen tubes into the embryo sac. Fourth thing, does not allow the fertilization of seed, fertilization of ovule. ठीक है, thus do not allow the formation of seed basically. तो overall incompatibility does not lead to the seed formation. ठीक है, तो these incompatibility do not allow the seed formation. Overall incompatibility does not first allow germination of pollen grains, does not allow germination of pollen grain. Second thing, does not allow the elongation of pollen tube, does not allow the elongation of pollen tube. वो pollen tube की ट्यूब को भी अलाउ नहीं करेंगे elongation में. Third thing, does not allow the entry of pollen tube in embryo sac. Does not allow the entry of pollen tube in embryo sac. Basically sac. And fourth thing, does not allow the fertilization. Does not allow the fertilization. Allow the fertilization of pollen grains. Fertilization of ovule. So does not lead to seed formation. इस वजह से क्या है, वो सीड का फॉर्मेशन नहीं करता. तो आई थिंक आपको पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में दोनों चीज समझ में आ गई होगा, कंपैटिबिलिटी क्या होता है और इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है. ठीक है, तो पॉलिनेशन कहीं कोई गारंटी नहीं देता है कि उस स्टिग्मा के ऊपर राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स ही हमेशा लैंड करे बेसिकली. ठीक है, उसके ऊपर रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकता है. ठीक है, तो अगर राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स लैंड किया होता है तो वो क्या है, सीड का फॉर्मेशन को अलाउ करता है. ठीक है, कैसे, बाय दीज मैग्नेट अलाउ द जर्मिनेशन, एलोंगेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल एंड लीड टू द सीड फॉर्मेशन. सच फिनोमेना इज कंपैटिबिलिटी. ठीक है, लेकिन अगर रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, दिस विल लीड टू द इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, क्योंकि वो इन फिनोमेना को शो नहीं करने देंगे. और ये टोटल मैकेनिज्म जो है, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म, इट इज ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स और द केमिकल फैक्टर. अब वो पोलन ग्रेन्स के जेनेटिक केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और वो स्टिग्मा के जेनेटिक और केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं बेसिकली. ठीक है, तो अगर वो स्टिग्मा के बेसिस पे ऐसा हो रहा है तो उसको तो बोलते हैं SSI. ठीक है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. और अगर पोलन ग्रेन्स के बेसिस पे अगर ऐसा हो रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं GSI. ठीक है, क्या नाम है, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली. ठीक है, तो किसी भी केस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में, इनकम्पैटिबिलिटी के केस में सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा. द रीजन इज दिस बेसिकली. ठीक है, अब बात आता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए बेसिकली. टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, द प्लांट ब्रीडर्स utilizes some artificial methods basically, like emasculation and bagging. दो टेक्निक है जो कि इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम
कम करती हैं बेसिकली। तो द टेक्निक यूटिलाइज बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू ओवरकम the problem of incompatibility to overcome the problem of incompatibility, plant breeders develops artificial hybridization टेक्निक। उन्होंने क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डेवलप किया उन्होंने प्लांट ब्रीडर्स में, जिसमें ओवरकम करते हैं इनकम्पेटिबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें दो मेथड्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज टेक्निक में दो मेथड्स इंक्लूड, फर्स्ट इज इमास्कुलेशन एंड सेकंड इज बैगिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इज इमास्कुलेशन एंड सेकंड इज बैगिंग। ठीक है, वन बाय वन दोनों मैथड को हमें डिस्कस करना। फर्स्ट इज इमास्कुलेशन। अच्छा, एक और चीज, इमास्कुलेशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है एक टाइप ऑफ क्रॉसिंग है। ठीक है, जिसके अंदर कि हम डिजायर पॉलन ग्रेन्स के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म करवाते हैं। डिजायर पॉलन ग्रेन्स के थ्रू क्या है वो प्लांट्स को इम्प्रूव, प्लांट्स की जो स्पीसीज है उसको इम्प्रूव करवाते हैं बेसिकली। तो आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन it is a type of crossing or hybridization developed by taking desired pollen grains to develop desired variety. एक डिजायर वैरायटी डेवलप करने के लिए हमें क्या डिजायर पॉलन ग्रेन्स के साथ उसका फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा ओव्यूल का बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है या कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो थिंग क्या होनी चाहिए कि पिस्टिल जो होगा ना वो किसी अदर पॉलन ग्रेन से कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा थिंग कि जब मैं पॉलिनेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजायर पॉलन ग्रेन्स ही होना चाहिए, तभी जाके मेरा वो डिजायर वैरायटी डेवलप होगा बेसिकली। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच, इट इज one of the major approach of crop improvement in such crossing experiment it is important to make sure that only desired pollen grains
are used for pollination. वो डिजायर पॉलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन होना जरूरी है. सेकंड थिंग, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन. स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन इन द सेंस अनडिजायर पॉलन ग्रेन जो हो उसको पॉलिनेट ना कर दे बेसिकली. उससे पहले मुझे उसको प्रोटेक्ट करना होगा. ठीक है, अदरवाइज कंटेमिनेट हो गया या अदर पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर लैंड कर गया, ठीक है, और फिर मैंने अपनी डिजायर पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर पॉलिनेट्स किए, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं रहेगा बेसिकली. इन द सेंस प्रोजनी जो होगी ना कंटेमिनेटेड हो जाएगी. ठीक है, तो स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन अनडिजायर पॉलन ग्रेन्स. डिजायर पॉलन ग्रेन्स बेसिकली पॉलन ग्रेन्स अगर उसके ऊपर लैंड कर जाए तो फिर मुझे कंटेमिनेशन. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था कि प्लांट ब्रीडर्स उसको क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है बेसिकली. ठीक है, कैसे हम डिजायर वैरायटीज उसमें डेवलप करते हैं. तो यहाँ पर डिजायर पॉलन ग्रेन्स होंगे ना, उन डिजायर पॉलन ग्रेन्स को ही डस्टेड आउट किया जाएगा उस स्टिग्मा के ऊपर. और ध्यान रहे कि वो स्टिग्मा जो है वो किसी अनडिजायर पॉलन ग्रेन से कंटेमिनेटेड ना हो जाए. ठीक है, अदरवाइज मेरे डिजायर वैरायटीज डेवलप नहीं होगा. तो ये जो मेथड है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो दो टाइप से हम परफॉर्म कर सकते थे. वन इज एमास्कुलेशन, अनदर इज द बैगिंग बेसिकली. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज डन बाय टू टाइप्स. फर्स्ट इज एमास्कुलेशन, सेकंड इज बैगिंग. दो टाइप का था, एक तो एमास्कुलेशन था, दूसरा बैगिंग. फर्स्ट इज एमास्कुलेशन. तो एमास्कुलेशन का मीनिंग क्या है? बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर पे से मेल पार्ट को रिमूव करना. द रिमूवल ऑफ एंथर और द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, द फिनोमेना इज नोन एज द एमास्कुलेशन. उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एमास्कुलेशन बेसिकली. ठीक है, एमास्कुलेशन का मीनिंग क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर और मेल पार्ट फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, bisexual flower with the help of forceps. It is done before dehiscence of anther. उसके एंथर के डाइसेंस से पहले बेसिकली. अब जो एमास्कुलेशन के बाद जो फ्लावर बना, दिस इज द एमास्कुलेटेड फ्लावर. उसको हम बोलते हैं एमास्कुलेटेड फ्लावर बेसिकली. ठीक, तो एमास्कुलेटेड जो फ्लावर होगा इसको फर्दर क्या है, कवर कर दिया जाता है बैग से. बटर पेपर का एक बैग होता है, उस बटर पेपर के बैग से उसको कवर कर दिया जाता है. कब तक कवर करना पड़ता है? जब तक कि वो फीमेल पार्ट जो है या स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ना हो जाए. ठीक है, और जब वो रेडी हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, तब हम उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को उस बटर पेपर को हटा के नहीं और उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को डस्टेड आउट कर देते हैं बेसिकली. ठीक है, तो इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर और मेल पार्ट्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स. ठीक है, इट इज डन बिफोर द डाइसेंस ऑफ एंथर बेसिकली. द एमास्कुलेटेड फ्लावर, flower have to be covered with a bag of
of suitable size, generally made up of बटर पेपर, जो कि बटर पेपर से बना हुआ है, बटर पेपर, टू prevent the contamination of its stigma, with unwanted pollen grains basically, ठीक है। तो उसको बटर पेपर से कवर करने का जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज द बैगिंग, द प्रोसेस इज नोन एज द बैगिंग बेसिकली। दिस प्रोसेस इज नोन एज दिस कवरिंग प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। उसको हम बोलते हैं क्या, बैगिंग। तो ध्यान रखना, इमास्कुलेशन क्या है और बैगिंग क्या है। तो इमास्कुलेशन तो क्या है, मेल पार्ट्स को रिमूव कर देना, जबकि बैगिंग क्या है, उसको बटर पेपर से कवर कर देना बेसिकली, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो पहले हमें उसमें से एंथर को रिमूव करना है, देन बैगिंग करना है। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो पहले मुझे उसको बैगिंग करना है, ठीक है। और बैगिंग करने के बाद जब वो उनकी फीमेल पार्ट रिसेप्टिव हो जाती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, तब वहां से उस बटर पेपर के बैग्स को रिमूव करना है, फिर डिजायर पॉलन ग्रेन्स को डस्टेड करना है, फिर उसको रीबैग करना है, ठीक है। और जब डिजायर पॉलन ग्रेन्स से हम लोग पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे तो डिजायर पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो फर्टिलाइजेशन को लीड करेंगे एज वेल एज सीड का फॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली, जिसके बेसिस पे मेरा डिजायर वेराइटीज डेवलप होगा बेसिकली, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर attain the receptivity, when the stigma of bagged flower when the stigma of bagged flower attain the receptivity, then the mature desire pollen grains, pollen grains collected from the anther of male flower are dusted on the stigma, basically, and the flowers are rebagged, उनको फिर से हम रीबैगिंग कर देंगे, and fruits allow to develop ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा कि वो जो डिजायर पॉलन ग्रेन्स होंगे वो डिजायर पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे, और ओवेरी जो होगा वो ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवेरी फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो इस टाइप से जो सीड मिलेंगे मुझे, दे आर द डिजायर प्रोजनीज, ठीक है। तो वो सीड जो होंगे ना वो जर्मिनेट होकर मेरा डिजायर वैरायटी या डिजायर क्रॉप को डेवलप करेंगे बेसिकली। तो इसको मैं डायग्रामेटिक हेल्प से अगर रिप्रेजेंट करूं, इमास्कुलेशन प्रोसेस जो है उसमें है क्या, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दिस इज स्टिग्मा और दिस इज, they are the stamens, the calyx and corolla,
तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से मेल फ्लावर्स को या मेल पार्ट्स को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स, या इससे मेल पार्ट जो है, दिस इज एंथर और मेल पार्ट, इसको मैंने क्या किया है, इस एंथर को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो रिमूव करने का जो प्रोसेस है, दिस इज नॉन एज द इमास्कुलेशन, इसी को हमने बोला क्या, इमास्कुलेशन, ठीक है। तो इमास्कुलेशन के बाद जो फ्लावर बना, दिस इज द इमास्कुलेटेड फ्लावर। अब उसको बोला है क्या, इमास्कुलेटेड फ्लावर, दिस इज इमास्कुलेटेड फ्लावर। अब इसमें यहाँ पे एंथर पार्ट तो रिमूव कर दिया हमने, सिर्फ फीमेल पार्ट बचा हुआ, दैट इज पेस्टिल। तो इस पार्ट को मैं क्या बैग से कवर कर दूंगा, बैग ऑफ बटर पेपर, उससे मैंने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया बेसिकली। द फिनोमेना इज नोन एज द बैगिंग, ठीक है। उस फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया, बैगिंग बेसिकली, दिस इज बैगिंग, ठीक है। तो जब यहाँ स्टिग्मा जो होगा या पेस्टेल जो होगा वो रिसेप्टिव हो जाएगा, देन मैं इस बटर पेपर के बैग को यहां से रिमूव कर दूंगा, रिमूव या अनबैग, मैंने उसको यहां से फिर रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद क्या हुआ कि जो डिजायर पोलन ग्रेन्स है, these desire pollen grains, ठीक है, इनको मैंने डस्टेड आउट कर दिया इस स्टिग्मा के ऊपर। Desire pollen grains dusted out, dusting on the stigma, dusting on stigma, ठीक है। तो जैसे ये डिजायर पोलन ग्रेन्स को मैंने स्टिग्मा के ऊपर डस्टेड आउट किया, देन नेक्स्ट मैं उस बटर पेपर से उसको फिर से कर दूंगा, ताकि ये स्टिग्मा जो हो कंटामिनेटेड ना हो। इसी द फिनोमेना इज रीबैगिंग, मैं उसको बोला क्या, रीबैगिंग, ठीक है। तो रीबैगिंग जब कर दिया तो क्या होगा कि इनका जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन्स का, एज वेल एज एलोंगेशन होगा पोलन ट्यूब का। एलोंगेशन के बाद ओव्यूल जो होगा वो फर्टिलाइज होगा, और ओवेरी जो होगा वो फ्रूट्स के अंदर डेवलप हो जाएगा, और ओव्यूल जो होगा वो सीड के अंदर डेवलप हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। दिस इज रीबैगिंग। नेक्स्ट, रीबैग flower allowed to develop desire seeds and fruits basically, ठीक है। और सीड जो होंगे they develop desire variety, seeds give rise the desire variety, उनसे इन सीडों को जब मैं शाउन करूंगा फर्दर, तो मेरा इन डिजायर पोलन ग्रेन्स का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ना, उन न्यू प्रोजनीज के अंदर डेफिनेटली मिलेगा बेसिकली। तो ओवरऑल फिनोमेना इज नोन एज द इमास्कुलेशन, ठीक है। इमास्कुलेशन। नेक्स्ट इज द बैगिंग। जो बैगिंग फिनोमेना है, बैगिंग का जस्ट इतना सा मीनिंग है कि वो उसको बटर पेपर से कवर करना है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, ठीक है, पिस्टिलेट जो फ्लावर है वो ओपन ना हो उससे पहले ही क्या है, उस बड को, फ्लावर की जो बड है जिसके अंदर फ्लावर बहुत सारे फ्लावर्स एसोसिएटेड है, उसको मैं स्प्राउट ना होने से पहले ही कवर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर स्प्राउट हो गया और उसके ऊपर अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन डस्टेड हो गया तो उनको बाद में फिर कवर करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको कंटेमिनेटेड ना हो स्टिग्मा, इस वजह से मैंने क्या, उनको स्प्राउट आउट होने से पहले ही उसको बटर पेपर से मैं कवर कर रहा हूँ बेसिकली। द फिनोमेना इज बैगिंग, उसी को बोल रहे हैं क्या, बैगिंग बेसिकली, ठीक है। तो जब स्प्राउट आउट हो जाएंगे वो,
तब जाके मैं उस पेपर को या उस बैग को वहां से रिमूव करूंगा और डिजायर पोलन ग्रेन्स को उनके ऊपर डस्टेड करूंगा। डस्टेड करने के बाद उनको फिर से रीबैक कर दूंगा, ठीक है। तो रीबैक कर दूंगा तो वो जो डस्टेड पोलन ग्रेन्स वाले जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, दे लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड लीड टू द डिजायर्ड सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, एमास्कुलेशन जो बैगिंग जो फिनोमेना होगा वो हम दोनों भी केस में यूज कर पा रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में भी और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में भी इसी तरह। सेकंड बैगिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल के केस में यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में बैगिंग को यूटिलाइज किया जा सकता है। इफ द फीमेल पैरेंट produces, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, then there is no need of emasculation, तब वहां किसी टाइप से कोई एमास्कुलेशन का जरूरत नहीं। देन द फीमेल फ्लावर but are better before flowers open, before opening of flower, ठीक है। The phenomena is known as the bagging. The phenomena is known as bagging. उस फिनोमिना को हम बोल रहे हैं क्या? बैगिंग, ठीक है। After sprout out or after opening the flower, the desired pollen grains are dusted on the stigma. After opening of flower, the desired pollen grains are dusted on the stigma, and flower is rebagged, उन फ्लावर्स को फिर से क्या कर देंगे? रीबैग, टू अलाउ द डेवलपमेंट of desired seed and fruits basically, ठीक है। तो बैगिंग का मतलब तो सिर्फ इतना सा, बैगिंग का मतलब कवरिंग ऑफ फ्लावर फ्रॉम बटर पेपर to avoid the contamination, कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द कंटामिनेशन फ्रॉम अनडिजायर्ड पोलन्स, तो उस फिनोमिना को हम बोल रहे हैं क्या? बैगिंग बेसिकली, ठीक है। तो दे वर द मेथड्स ऑफ
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी सीखा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।